तो इस पर उम्मा को भी गौर करना चाहिए, लेकिन हमें पाकिस्तानियों को भी गौर करना चाहिए कि हमारा अपना जो सफ़र है 75 साल का, वो भी तो कमोश इसी तरह का ही है कि कभी हम लिबरल हो जाते हैं, कभी हम सोशलिस्ट हो जाते हैं, कभी हम इंतहा यानी बहुत बड़े इस्लामिस्ट हो जाते हैं और हमें कंजर्वेटिव हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। तो ये है एक इशू। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस को आप किस नुक्ते नज़र से देखते हैं, और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म ने जिन उमूर की तरफ तवज्जो दिलाई है, क्या माजी में इस अंदाज में एड्रेस किया गया है इशूज़ को? जी, हमेशा यही बातें हुई हैं जी। मैंने 2 समिट्स जो वज़ीर आज़म और सदर और इस तरह थी वो अटेंड की हैं, और उसमें इसी किस्म की बातें होती हैं OIC के प्लेटफॉर्म पर। OIC का हमेशा मसला रहा है कि इसके अंदर वो ताकत नहीं है एक्शन की। तो ये एक डिबेटिंग प्लेटफॉर्म भी बन गया है, और अक्सर वहाँ जो कंसेंसस होता है उसमें भी कोई जान नहीं होती, क्योंकि बहुत से मुफादात जो लिंक्ड होते हैं वो उसकी इजाज़त नहीं देते। इसलिए एक अच्छा फोरम है जहाँ पर तमाम मुसलमान ममालिक बैठते हैं, बातचीत कर लेते हैं। ये तो फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस है, सदारती कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं। तुर्की ने कुछ जान हमेशा डाली है OIC के अंदर, और जब इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया था, उसको अपना दारुल हुकूमत बना दिया था, तो उस वक़्त एक दिन के नोटिस पर इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें बड़ी तेज़ व तुंद बातें हुई, लेकिन अमलन कोई ऐसा ब्लॉक नहीं बन सका जो फ़लस्तीनियों की मदद कर सकता। लेकिन ये भी बड़ी बात होती है कि तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होकर इज़हार यकजहती कम अज़ कम ज़रूर हुआ कि हमने फ़लस्तीन के अवाम का साथ दिया। इसी तरह कश्मीर के अवाम का भी यकजहती हो जाती है, अफ़गानिस्तान के मसाइल पर भी बात हो जाती है, तो यकीनन इससे पेशरफ्त होती है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा तवक्कुआत रखना कि इससे कोई अमली इक़दाम निकलेंगे, उनमें वक्त लगता है। अब्बास साहब, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि जब तक ये ख़ुद ब्लॉक नहीं बनेगा, अपने अंदर ताकत नहीं पैदा करेगा, इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होगा। आप भी वही तकरीबन बात कर रहे हैं। तो ये ख़ुद ताकतवर ब्लॉक बनने में क्या चीज़ है कि एक मुस्लिम मुल्क एटमी क़ुव्वत है, कई मुस्लिम ममालिक जो हैं मुआशी क़ुव्वत हैं, एक आबादी का जोग्राफिए का भी एडवांटेज हासिल है, लेकिन इसके बावजूद इनकी ना आवाज़ सुनी जाती है, ना इनकी क़ुव्वत मानी जाती है। इसके आपने क्या तज्ज़िया फरमाया? देखिए, सियासत जो होती है, जो मुल्क होते हैं वो अपने मफादात को देखते हैं, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। और हमारा वज़न उस वक़्त होता है जब आप ख़ुद मजबूत हों, जब आपका घर मजबूत हो। अगर आपका घर तकसीम हो, आपकी मईशत तबाह हो, आपकी कोई स्टैंडिंग ना हो, तो फिर मामलात सिर्फ बातों की हद तक ही रह जाते हैं। तो सबसे बड़ी ज़रूरत ये होती है कि अपने घर को मजबूत करें, उसके बाद आपकी आवाज़ में वज़न आता है। अगर आप कमज़ोर होंगे, आप कमज़ोर आदमी की आवाज़ नहीं सुनी जाती। जी अब्बासी साहब, ज़रा मामलात पे आ जाते हैं। जो ब्रॉडशीट के सरबरा ने मुआफ़ी मांगी है नवाज़ शरीफ साहब से, उनकी फैमिली से, ये मौसूवी साहब उस वक्त ठीक थे या आप ठीक हैं? देखिए, मौसूवी साहब जो हैं, इनको हमने किराए पर रखा था हुकूमत पाकिस्तान ने। अच्छा। आज नहीं, इनको 21 साल पहले रखा था, और उनको एक टास्क दिया गया था कि नवाज शरीफ की करप्शन जो है उसको बरामद करो। तो वो 21 साल लगे रहे। उसमें जो उन्होंने पैसे लिए हैं, मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन हालिया जो पैसे हैं जो इस हुकूमत से उनको मिले हैं वो $65 मिलियन हैं। ये मेरा ख्याल है आज की रकम जो बनती है, ये शायद 12 अरब रुपया बनती है जो वो ले चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे खर्च हुए वकीलों पर और दीगर मामलात में, वो पैसे उसके अलावा हैं। तो ये पाकिस्तान की हुकूमत ने
इस शख्स को दिए, उसकी कंपनी को दिए कि वो नवाज शरीफ की करप्शन बरामद कर सके। तो आज उसने इतराफ़ किया है कि मैं 21 साल लगा रहा हूँ, मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मुझे जो हुकूमत पाकिस्तान बताती रही उसके अंदर कोई हकीकत नहीं थी, मुझसे वो झूठ बोलते रहे, मुझे जो इन्फॉर्मेशन देते रहे वो गलत थी, जो वज़रा मेरे पास आए वो झूठ बोलते थे, जो अफसरान आए वो झूठ बोलते थे। और उसने कहा कि जो नैब है ये इसका मकसद सिर्फ एक था कि इस ख़ानदान की, नवाज शरीफ साहब की ख़ास तौर पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाए, उनकी बदनामी की जाए और उनकी हद तक इज़्ज़त की जाए। ये सारी बात है जो सामने आई है। तो इसके अंदर कुछ सबक हैं। मैंने हमेशा कहा है कि मुझे 35 साल हो गए नवाज शरीफ साहब के साथ, अगर मुझे कोई एक पैसे की करप्शन भी नज़र आई होती तो मैं उनके साथ ना होता। तो आज 21 साल तो इसने तफ्तीश कर ली है। जो तफ्तीश करने वाले थे, एक साहब जो कहते थे मैं सूटकेस भर के लाऊंगा, वो इस मुल्क से सूटकेस भर के अफरार होने के चक्कर में है। और उनके बारे में उनका अपना ही जो साथी वज़ीर था वो जाकर मूसवी साहब को कहता है कि मुझे बताओ ये तो करप्ट नहीं है। अब मुझे आप ये बताएं जी कि जिस काबीना का ये हाल हो उसका वज़ीर-ए-आज़म क्या कर रहा है। ब्रॉडशीट के और खिलाफ मुझे ये बता दें का दावा करेंगे अब्बासी साहब? पोर्ट्स एंड शिपिंग के मिनिस्टर ब्रॉडशीट के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा किस मकसद के लिए? जो 21 साल जो इससे पहले मूसवी साहब जो इल्जामात भी लगाते रहे, उन्होंने उन पर जी ये मियां नवाज शरीफ साहब का हक है कि वो अगर वहाँ की अदालतों में जो बात होना ज़रूरी है। इल्ज़ामात तो हुकूमत पाकिस्तान लगाती है, वो मूसवी साहब जैसी कंपनीज रखती है, पता नहीं और कितनी कंपनीज रखी हुई होंगी। उन कंपनीज का काम ये होता है कि वो रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करें, वो करप्शन को ढूंढें, वो पैसा ढूंढें, वो साथे ढूंढें और हुकूमत पाकिस्तान को दें। अगर वो कोई गलत बात करते हैं, और इन साहब ने गलत बात की थी जिस पर मेरा ख्याल है, मुझे अब वो हकीकत सारी पता नहीं है, मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन उस पर हत्या की इज़्ज़त का दावा किया गया था और 20,000 पाउंड इन्होंने हुसैन नवाज साहब को, अगर मुझे मालूमात जो मेरी याद है वो दुरुस्त है, 20,000 पाउंड इनको अदा करने पड़े थे हुसैन नवाज साहब को। तो ये सारे हक़ाइक़ हैं। तो आज कम से कम ये जो नैब है, ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत है। मैं इससे भी तो जी आप किसी मिनिस्टर की बात कर रहे थे, आप किसी मिनिस्टर के बारे में बता रहे थे, शिपिंग जी। ये जो आज न्यूज़ में रिपोर्ट आई है उसमें ये रिपोर्टेड है कि मूसवी साहब ने कहा है कि मेरे पास ये वजीर आए थे, आते रहे, और भी उन्होंने पहले भी बहुत सारी बातें की थी, मुझे अब याद नहीं है जो, लेकिन लेटेस्ट बात जो की है कि पोर्ट्स एंड शिपिंग के वजीर आए और एक वो जो एहतसाब के गैर कानूनी मुशीर बने हुए थे, क्योंकि एहतसाब हुकूमत नहीं करती, वो नैब करती है। उनका मैं नाम, जो फरार होने लगे हैं, नाम भूल गया मैं, शहजाद अकबर साहब, वो ये दो उनसे मिलते रहे हैं और वो शहजाद अकबर, तो वो इनको कहते, इनको इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है, कहते हैं वो सब झूठ बोलते थे। और उन्होंने इस हद तक कहा कि मुझे शायद पोर्ट्स एंड शिपिंग वाले ने कहा कि मुझे बताओ कि ये शहजाद अकबर तो करप्ट नहीं है। अच्छा, तो लेकिन ये बड़े अजीब से मामलात है हुकूमत के, ये एक दूसरे की करप्शन छुपाने के चक्कर। लेकिन अब्बासी साहब यही मौसूफ चैनल्स पर ये कहा करते थे कि मैंने 1 बिलियन डॉलर की करप्शन के सबूत इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे रोक दिया कि मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को NRO दे दिया, उनको मुल्क से बाहर भेज दिया, अब आप केस हम बंद कर रहे हैं। और इसी बेस पे उसने वो जुर्माना 65 मिलियन हमसे वसूल किया है। जी, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि जो उसने करप्शन के सबूत हुकूमत पाकिस्तान को दिए हैं, क्योंकि ये बातें यही जो अकबर साहब थे ये बहुत करते थे कि हमने इकट्ठे कर लिए हैं, तो हमने कहा था वो सबूत अवाम के सामने मुहैया कर दें। तो आज ये जो मूसवी साहब हैं जो उन्होंने बात की है, उन्होंने यही कहा है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि जो मुझसे ये बातें करवाई गई हैं, जो मैंने बातें की हैं, उनके अंदर कोई हकीकत नहीं थी। तो आज उन्होंने शर्मिंदगी इज़हार भी किया है और माफ़ी भी मांगी है। तो अब आप मूसवी साहब पे तो बाहर हर्जाना हो सकता है, क्या नैब के ख़िलाफ़ कोई केस करेंगे पाकिस्तान में कि जी नैब ने इस तरह से डिफेम किया मियाँ साहब को और एक 65 मिलियन डॉलर का नुकसान भी पहुंचाया रियासत को?
जी, ये बिल्कुल ये हिसाब देना पड़ेगा। ये नैब को बहुत से हिसाब देने पड़ेंगे, जो उन्होंने जुल्म किए हैं, जो झूठे मुकदमे बनाए हैं, जो सियासत खेली है, इसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। ये मैं आपको हकीकत बताता हूँ, इस इदारे ने, इसके चेयरमैन जो ख़ास तौर पे अभी जो चेयरमैन हैं, जितना इस शख्स ने, इस इदारे ने पाकिस्तान को तबाह किया है, शायद ही कोई इदारा कर सका हो। अब्बास साहब, आप आ जाते हैं, ये जो इस वक्त मसला चल रहा है अदम एतमाद का, एक इशू बना हुआ है 63A के तहत अरकान असम्बली के हवाले से, जो PTI के अरकान असम्बली हैं। पहली बात तो ये है कि ये आइन में शिक जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, आपकी हुकूमत ने मुतारफ़ कराई थी 14वीं तरमीम के लिए, फिर 18वीं तरमीम में थोड़ी सी मज़ीद तब्दीली की गई। तो अब आप इस शिक की मौजूदगी में आप उन्हीं अरकान असम्बली से जो PTI के टिकट पर कामयाब हुए या PTI का हिस्सा हैं, उनकी वफ़ादारियाँ तब्दील करके अदम एतमाद कामयाब करना चाहते हैं, और आपके बाद साथी ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि जी अदम एतमाद की तहरीक फिर कामयाब कैसे हो सकती है अगर वफ़ादारियाँ तब्दील करना जायज़ नहीं है। तो क्या जब ये शक रखी जा रही थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट बनाया जा रहा था, उस वक्त एहसास नहीं था कि फिर अदम एतमाद की तहरीक पेश करना मुश्किल हो जाएगा अगर हमने अदम एतमाद के मौके पर और एतमाद के मौके पर और बजट के मौके पर अरकान असम्बली को वफ़ादारी तब्दील करने का हक़ सल्ब कर लिया? जी, ये मेरा ख्याल है ये बात वो लोग करते हैं जिन्होंने आइन पढ़ा नहीं है। जी, इस तरमीम से पहले जी, आप किसी वक्त भी वोट कर सकते थे अपनी पार्टी के ख़िलाफ़, जी, वो आपको इजाज़त हासिल थी। ठीक, और वो ज़्यादा मसला पैदा होता था जब हुकूमत अपोजिशन के मेम्बरान तोड़ लेती थी। ठीक, तो ये शिक रखी गई कि आप इन 3 मौक़ों पर, उसके अंदर लिखे हुए हैं, जी, इन 3 मौक़ों पर अगर आप अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट करेंगे, पार्टी लाइन के ख़िलाफ़, तो पार्टी आपको शो कॉज दे सकती है वोट करने के बाद, जी, और उस शो कॉज के नतीजे में वो लिख सकती है इलेक्शन कमीशन को कि इस मेंबर को डीसीट कर दिया जाए। जी, तो आज जो लोग PTI को छोड़कर इस अदम एतमाद में शामिल होना चाहते हैं, वो वफादारी तब्दील नहीं कर रहे, वो अपनी वोट के ज़रिए इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जिस हुकूमत के साथ हम हैं ये नाकाम हो चुकी है, इसने अवाम को तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं दिया, हम इसके साथ नहीं चल सकते और हम अपनी सीट भी कुर्बान करने को तैयार हैं। जी। ये सारा अमल है। ये तो है, लेकिन इसका एक पहलू और भी है। आदमी मुख्तलिफ जाविये से बयान करता है। जी जी, इसकी इंटरप्रिटेशन तो बहुत ज़्यादा हो रही है। अब सदारती रेफरेंस तो सुप्रीम कोर्ट में है, लार्जर बेंच उस पर समाअत भी करेगा, लेकिन नहीं, इसके आप बाद पढ़ लेना, आप जी 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 नहीं, हमने तो पढ़ लिया सर, हमने तो पढ़ लिया। नहीं। जी जी, हमने तो पढ़ लिया, जो बात आप कर रहे हैं उससे मिलती जुलती है। लेकिन नाअहली पे एक सवाल है कि आया नाअहली जो है वो इसी टेन्योर के लिए होगी जो अभी जारी है, या ताहयात होगी, या 5 साल के लिए होगी, या चंद माह के लिए होगी? इस पे तो ये आर्टिकल भी खामोश हो जाता है। तो इसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है? आप क्या समझते हैं? ये इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है या अदालत पे डिपेंडेंट है सारा? नहीं जी, ये आप सिर्फ डीसीट हो जाते हैं। आप जिस पार्टी के टिकट पर इलेक्ट हुए हैं आप डीसीट हो जाते हैं, आप बाई इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। हमारे कानून में किसी की नाअहली जो है वो डिफाइंड है कि आपकी कौन सी बातों पर आप इलेक्शन लड़ने से नाअहल हो सकते हैं।